हेलो फ्रेंड्स। हमने अपने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के लास्ट वीडियो में कोठारी आयोग के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रहेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो कि 1986 में आई थी। लेकिन थोड़ा बहुत हम 1968 के बारे में भी जान लेते हैं कि 1968 में क्या था। वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई थी, वो टोटली बेस्ड किस पर थी? तो कोठारी आयोग पर बेस्ड थी। उन्होंने जो सिफारिश की उन्हीं के आधार पर वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 जुलाई 1968 को भारतीय प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा की गई। यह नीति पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर आधारित थी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी, वो पूरी तरीके से किसकी सिफारिश पर आधारित थी? तो कोठारी आयोग ने जो अपनी सिफारिशें की, ठीक है, जो जो चीज़ बातें बताई, उसी के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आई थी। सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता, समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें शिक्षा का रूपांतरण 10+2+3 पद्धति का विकास किए जाने पर जोर दिया गया। 10+2+3 का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 10th क्लास तक, उसका 2 साल इंटर तक और 3 साल ग्रेजुएशन के। ठीक है, तो इस पद्धति का जो विकास था वो इसी में किया गया था। और हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास किया गया कि हिंदी को किस रूप में यूज़ किया जाएगा? तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास किया जाएगा। फिर है कि शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास। ठीक है, तो शिक्षा के जो अवसर हैं वो सभी को समान रूप से दिए जाएंगे, उसमें समानता का व्यवहार किया जाएगा। फिर है विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाएगा, ये चीज़ भी इसमें आई थी। और नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर भी बल दिया जाएगा। तो ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बातें हो रही हैं इसकी। ठीक है, 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। तो सबसे पहले ये बात इसी में आई थी कि 14 वर्ष तक के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, उसकी जो व्यवस्था है वो की जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट की त्रिभाषा सूत्र को अपनाया जाए। जो 3 भाषा का जो सूत्र होता है उसे अपनाया जाएगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश और इसके साथ ही साथ कोई लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र को इसमें ही अपनाया जाए, ये बात हुई थी। और जीडीपी का 6% जो हिस्सा होगा वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो ये मुख्य बात है इसकी कि जीडीपी का 6% हिस्सा किस पे खर्च किया जाएगा? तो शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के, इन्हें आप याद कर लेना। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में आती है, कुछ भी आता है एग्जाम में, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि उसमें क्या क्या बातें हुई, कब ये शिक्षा नीति आई और किसके प्रतिवेदन पर यह आधारित थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाई गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के दोषों को दूर करना था। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्यों आई? तो पहला तो ये था कि जो शिक्षा का स्तर है उसे ऊपर उठाने के लिए, और दूसरा क्या था कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसे समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार बनाई गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 में आई थी उसके जो भी दोष वगैरह थे उन्हें दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुल 12 खंड व 157 बिंदु थे। इस चीज़ को याद रखना कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी इसमें कुल 12 खंड थे व 157 बिंदु थे। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला पॉइंट है इसका कि शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली। संपूर्ण देश में एक प्रकार की शिक्षा संरचना होगी 10+2+3 पर आधारित, जिसमें पहले 5 वर्ष प्रारंभिक जो प्राथमिक स्तर, फिर 3 वर्ष उच्च प्राथमिक, फिर 2 वर्ष और इसके बाद 2 वर्ष इंटरमीडिएट व फिर 3 वर्ष स्नातक स्तर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इसने डिवाइड किया 10+2+3 को, कि संपूर्ण देश में क्या होगा कि एक प्रकार की शिक्षा संरचना होगी। पहले हो सकता है कि अलग स्टेट में अलग तरीके की होती हो, लेकिन इसके बाद क्या था कि पूरे देश में एक ही तरह की शिक्षा संरचना होगी, जिसमें जो पहले 5 वर्ष होंगे वो प्राथमिक स्तर को दिखाएंगे, उसके बाद के जो 3 वर्ष होते हैं, ठीक है, जो 8th क्लास तक हो जाएगा आपका, वो उच्च प्राथमिक स्तर को, उसके बाद 2 जो होंगे वो माध्यमिक स्तर, और इसके बाद जो 2 वर्ष हैं इंटरमीडिएट, और लास्ट के जो 3 वर्ष हैं आपको 10+2+3 वाला जो 3 है वो आ जाएगा आपका स्नातक स्तर को, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह को दिखाएगा आपके। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षा सभी के लिए समान होगी। महिलाओं, SC, ST, विकलांगों व अल्पसंख्यकों को शैक्षिक समानता दी जाएगी। ठीक है, तो सभी के लिए समान है शिक्षा, सभी को शिक्षा लेने का हक था। ठीक है, चाहे वो महिला हो, चाहे SC हो, ST हो, विकलांग हो या अल्पसंख्यक हो, सभी को शैक्षिक रूप से समानता दी जाएगी। धर्म, लिंग, जाति, वर्ग का भेदभाव समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कि धर्म और लिंग, जाति, वर्ग को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सभी के लिए शिक्षा है। तीसरा पॉइंट है विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो प्राथमिक शिक्षा का क्या है कि 14 वर्ष तक की आयु के बालक व बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। पुनर्गठन में क्या था प्राथमिक शिक्षा में कि 14 वर्ष तक की आयु के जितने भी बालक बालिकाएं होंगे उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। फिर माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा में भी आपको शैक्षिक पुनर्गठन की बात हुई थी। व्यवसायीकरण शिक्षा जो होती है उसकी बात की गई और खुला विश्वविद्यालय प्रणाली प्रारंभ की गई। खुला विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, जैसे इग्नू का नाम आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी कर है। ठीक है, तो इनका नाम आपने सुना होगा। तो खुला विश्वविद्यालय प्रणाली जो है उसे प्रारंभ किया गया, उसे शुरुआत की गई उसकी। व्यवसायीकरण शिक्षा की शुरुआत की गई। उच्च शिक्षा की बात की गई, माध्यमिक शिक्षा की बात की गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो भी इसी में शुरू हुआ था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो अभियान है वो किस शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये चीज़ याद रखना आप। फिर है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। परीक्षा जो परीक्षार्थी होते हैं उनको ग्रेड दिए जाने की बात की गई। ठीक है, उन्हें नंबर मत दो, उन्हें ग्रेड दो, ऐसी बात की गई। और जो परीक्षा की प्रणाली उसमें सुधार किया जाए। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है कि तकनीकी व प्रबंधन, जिसे मैनेजमेंट कह सकते हैं, शिक्षा का पुनर्गठन। ठीक है, जो तकनीकी शिक्षा है और जो प्रबंधन शिक्षा है उसका पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, फिर से शुरुआत की जाए उसे सही तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन में क्या हुआ। प्राथमिक शिक्षा में क्या है कि 14 वर्ष तक के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उन्हें वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देंगे, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। फिर हमने माध्यमिक शिक्षा की बात की, उच्च शिक्षा की बात की, व्यवसायीकरण शिक्षा की बात की, ओपन यूनिवर्सिटी की बात की, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत भी इसी में की गई। ठीक है, परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात की कि जो परीक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें ग्रेड देने की बात की गई इसमें। और जो तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा है, मैनेजमेंट शिक्षा है, ठीक है, उसके पुनर्गठन की बात की गई। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दोष, क्योंकि दोष सभी में होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इस शिक्षा नीति में क्या क्या दोष थे। पहला पॉइंट है कि आम स्कूलों पर सरकार का ध्यान नहीं गया। ठीक है, जो भी आम स्कूल चल रहे थे उस पर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, उन्हें सोचकर कोई भी नीति नहीं बनाई। दूसरा था प्राइवेट स्कूलों के बढ़ते चलन पर नई शिक्षा नीति को कोई बात नहीं की गई। ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल्स आपको पता है आज भी काफ़ी चल रहे हैं। ठीक है, गली गली में आपको प्राइवेट स्कूल मिल जाएंगे। उस समय भी नए नए प्राइवेट स्कूल खोल रहे थे, लेकिन नई शिक्षा नीति में उसकी कोई बात नहीं की गई। तीसरा था बाह्य मूल्यांकन के स्थान पर आंतरिक मूल्यांकन पर ज़्यादा बल दिया गया। ठीक है, बाहर से हम जो मूल्यांकन करते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जबकि आंतरिक जो मूल्यांकन होता है उस पर हमने ज़्यादा फोकस किया। फोर्थ पॉइंट क्या है कि उच्च शिक्षा में शुल्क बढ़ाने की बात कही गई। ठीक है, उच्च शिक्षा जो है आपकी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा लेते हैं, ठीक है, उसमें शुल्क बढ़ाने की बात की गई। ठीक है, कि ज़्यादा फीस ली जाए। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि तकनीकी कॉलेज में प्रवेश के समय छात्रों से कैपिटेशन फीस लेने को वैध माना गया। ठीक है, जो तकनीकी शिक्षा होती थी उसमें जो प्रवेश होता था बच्चों का, उस समय उनसे एक फ़ीस ली जाती थी, कैपिटेशन फीस, जिसे वैध माना गया था। तो ये भी इसका एक दोष हो जाता है। सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई। ठीक है, कब निर्धारित की गई, तो सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत सरकार है उसके द्वारा निर्धारित की गई। इसकी समीक्षा के लिए 7 मई 1990 को श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, आपको पता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने 1986 में निर्धारित किया था इसको, लेकिन उसके बाद जब ये शिक्षा नीति आ गई उसके बाद इसकी समीक्षा की गई। कोई भी शिक्षा नीति आती है उसके बाद उसकी समीक्षा की जाती है कि इसमें सब कुछ सही से काम हुआ कि नहीं हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, सही से वर्क कर रही कि नहीं कर रही, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो फिर क्या हुआ, इसकी समीक्षा के लिए 7 मई 1990 को एक नई समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष थे श्री राममूर्ति, इसलिए इस समिति को राममूर्ति समिति के नाम से जाना जाता है। और इस समिति ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट को 26 दिसंबर 1990 को गवर्नमेंट को सौंप दिया। ठीक है, जो भारत सरकार थी उसे अपनी समीक्षा रिपोर्ट सौंप दी 26 दिसंबर 1990 को। तो राममूर्ति समिति की जो सिफारिशें थी उसमें पहली सिफारिश थी कि सार्वजनिक स्कूल प्रणाली का विकास करने का इन्होंने सुझाव दिया। सार्वजनिक स्कूल मतलब जिसमें सभी शिक्षा ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कह सकते हैं आप। तो सार्वजनिक स्कूल प्रणाली जो थी उसके विकास करने का सुझाव दिया इन्होंने। दूसरा था कि प्राथमिक स्तर पर सभी को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ये पॉइंट पहले से चला आ रहा है, बहुत पहले से जितनी भी समितियाँ आती हैं ये सुझाव को देती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को देती हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी यही कहा कि जो प्राथमिक स्तर है, जो प्राइमरी लेवल है, उस पर जो शिक्षा दी जा रही है वो मातृभाषा में दी जाए। तीसरा पॉइंट था कि व्यावसायिक शिक्षा देकर छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जाए जिससे बालक जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आत्मनिर्भर बन सकें। फोर्थ पॉइंट था कि मूल परक शिक्षा को स्वीकार किया जाए। मूल परक शिक्षा से मतलब है कि वैल्यूज़ जिसमें हो, जिससे सीख कर जो बच्चे हैं अपनी पर्सनालिटी को अच्छा कर सकें, सुधार कर सकें उसमें, और चरित्र का निर्माण कर सकें। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट है आपका कि शिक्षा के सभी स्तरों पर माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहित किया जाए। मतलब शिक्षा के जितने भी स्तर हैं, चाहे प्राइमरी लेवल हो, चाहे माध्यमिक हो, ठीक है, चाहे उच्च शिक्षा की बात हम कर रहे हो, तो सभी स्तरों पर
जो माध्यम होना चाहिए शिक्षा का वो क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहित किया जाए उसमें। ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषा जैसे तमिल है, तेलुगु है, इन क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। 6 पॉइंट क्या है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया, शिक्षण शुल्क आदि समाप्त कर न्यूनतम आवश्यक कानून का उपयोग किया जाए। मतलब जो प्राइमरी लेवल है जिसमें बच्चों का प्रवेश के लिए जो चयन प्रक्रिया होती है और जो शिक्षण शुल्क लिया जाता है उन सभी को समाप्त कर दिया जाए और सभी के लिए न्यूनतम आवश्यक कानून का उपयोग किया जाए। ठीक है, कि उस कानून के जरिए ही सभी का एडमिशन होगा और सभी के लिए समान व्यवहार किया जाए। तो ये पॉइंट थे राममूर्ति समिति के। ठीक है, ये 6 पॉइंट हैं, आपको याद करने हैं। ठीक है, राममूर्ति समिति इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हमने पढ़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, उसके जितने पॉइंट्स कराए उन्हें याद कर लेना, उसमें से अलग कुछ नहीं पूछेगा, वही पॉइंट्स पूछेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में पढ़ लेंगे तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है उसके दोस्त के बारे में पता चल जाएगा, उसमें कौन कौन से दोस्त थे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के से संबंधित है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित है, ये चीज़ याद रखना। फिर राममूर्ति समिति क्यों बनी थी, 1990 में बनी थी, किसकी समीक्षा करने के लिए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी। श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में बनाई गई थी, इसलिए इसे राममूर्ति समिति के नाम से हम जानते हैं। और उसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, तो 26 दिसंबर 1990 को गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ठीक है, इतना है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान सा है। ठीक है, एक बार आप चीज़ों को समझ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, सभी में ज़्यादातर सेम ही पॉइंट्स होते हैं, कुछ अंतर नहीं होता। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।